गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अभी जो अगला एग्जाम होना जा रहा है जेपीएससी का, उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जिन लोगों ने अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है, काइंडली आप टाइम को अब ज़्यादा बर्बाद नहीं कीजिए और अपना प्रिपरेशन जरूर शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप मेंस को टारगेट लेके चलिए तो बहुत हद तक आपका प्रीलिम्स ऐसे भी कवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में जो जेपीएससी का लास्ट एग्जाम जो हुआ उसका मेंस का क्वेश्चन पेपर को एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी का जो पेपर हुआ था, पेपर 5 जेपीएससी मेंस का एग्जाम का, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास, ये हम लोग 2016 में भी जो ये एग्जाम हुआ था उसको भी कवर किए थे। ये जो भी 2022 का क्वेश्चन पेपर है हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन को कवर करने से पहले उसका जो दिशा निर्देश रहता है उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। और खास करके कोशिश ये कीजिए कि अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि ये अभी हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। और पार्ट 2 में फिर हम लोग जो उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिख रहे हैं उसको काइंडली बहुत ध्यान से पढ़िए। और जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 200 मार्क्स का होता है, फुल मार्क्स 200 का होता है, समय 3 घंटे का होता है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। अभी क्या है कि 3 घंटे में अगर आपको टोटल 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं और 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के कवर करने हैं, मतलब 5 आपके पास क्वेश्चन और आपके पास में टोटल 3 घंटे हैं। 3 घंटे का मतलब कितना हो गया? 1 घंटे में 60 मिनट। तो अगर आप घंटे के हिसाब से नहीं, आप मिनट के हिसाब से चलिए और हर घंटे के लिए एक समय बांध दीजिए कि इतना से ज़्यादा समय आप एक क्वेश्चन में नहीं देंगे, ठीक है। उसी के हिसाब से आप इसको कवर कर पाएंगे, नहीं तो आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिल सके। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह का कोई वीडियो मैं बनाऊँ, मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग को धीरे धीरे सारा पेपर को कवर करना है, 2, 3, 4, 5, 6। तो वो सभी का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पे क्या, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, 5 सेक्शन है। इस सेक्शन कैरीज 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का एक सेक्शन है। सेक्शन 1 इज कंपलसरी। सेक्शन 1 जो है, ये सेक्शन 1 है, ये कंपलसरी, आपको करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और आप कर लेंगे आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, जिनमें से 2-2 अंकों के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यही 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये कंपलसरी है। खंड 2 में, खंड जो दूसरा खंड है, खंड 2 से 5 में प्रत्येक खंड में 2-2 वैकल्पिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। हर में आपको 2-2 क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें से आपको एक एक करना है, ठीक है। सेक्शन 2 to 5 यहाँ पे जैसे है ना, सेक्शन 2 to 5 2 ऑप्शनल लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें से एक आपको करना है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको एक सेक्शन से एक क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक है। तो जैसा मैंने भी बताया कि हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेक्शन 1 है उसको कवर करेंगे, 20 क्वेश्चन, और फिर हम लोग बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट को भी कवर करेंगे। उसमें हम लोग आंसर्स भी देखेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर्स रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच मैथड इज यूज्ड इन नेशनल विच मैथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। तो अभी क्या है ना कि देखिए, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? नेशनल इनकम, नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा जो एक होता है, जैसे नेशनल इनकम होता है ना, नॉर्मली हम लोग नेशनल इनकम के बेसिस में क्या जानते हैं कि जो जीडीपी जो होता है उससे हम लोग कवर करते हैं, उससे हम लोग मेजर करते हैं कि क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा है। तो अभी क्या है ना कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपको 3 मेथड होते हैं बेसिकली। इनकम मेथड होते ही हैं, प्रोडक्शन मेथड भी होते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जो आंसर है वो गलत है, तो काइंडली आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग उस पर डिस्कस भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए, इनकम मेथड क्या होता है ना कि जो इनकम किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को जो इनकम आ रही है, या तो वो टैक्सेस के थ्रू हो या तो वो इंटरेस्ट के थ्रू हो, वो सभी इनकम को, वो भी एक मेथड होता है क्या इनकम आ रहा है। प्रोडक्शन मेथड, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो सामान बनाए जाते हैं, सामान बनाए जाने के बाद फिर उसको बेचा जाता है, तो बनाने में भी जो खर्च होता है, तो यहाँ पर आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। बेचने के बाद जो इनकम आता है तो वो हो गया इनकम मेथड। मतलब ये तीनों मेथड मिल करके
नेशनल इनकम का मेजरमेंट को करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहां पर हो गया ये आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, तो उपयुक्त सभी विधि, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दिस इज नॉट कम अंडर गोल्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया। यह भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए आंसर अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसमें से क्या पूछ रहा है, यह भारत की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है। अभी देखिए, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चन समेटे हुए रहता है, तो आप केवल एक क्वेश्चन को नहीं पढ़िए, उस क्वेश्चन के अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उन सभी को कवर कीजिए। उससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन को कवर करने के चक्कर में आपका 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग एक एक करके इसका पॉइंट देखते हैं। टू ब्रिंग डाउन टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR जिसको बोलते हैं, टू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2015। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी कोई आपको डेटा दिया हुआ है ना, कोई फिगर दिया हुआ है, कोई ईस्वी दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ, वो सबको बहुत ध्यान दीजिएगा। आंसर नॉर्मली वही सब में ही छुपा हुआ रहता है। ठीक है, 2015 तक कुल प्रजनन दर की प्रतिस्थापन स्तर को लाने के लिए, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 30 पर 1000 लाइव बर्थ। अभी देखिए, यहां पर एक अपने को पहला तो दिखा टोटल फर्टिलिटी रेट, दूसरा दिखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा क्या है, टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, और चौथा क्या है, 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिजेस एंड प्रेगनेंसी। तो आपको यहां पर 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR जिसको बोलते हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। अभी देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। और ये देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है ना, कि जो नाम से ही पता चलता है, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 30 तक कम करना। मतलब देखिए, जिस समय कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो जब जन्म लेता है और उस समय से लेकर के अगले 1 साल के अंदर में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो आ जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर में। भारत सरकार की ये कोशिश रहती है कि इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम से कम में लेकर जाना है। इसका टारगेट क्या था, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 30 पर 1000, ये बिल्कुल सही है, 30 पर 1000 है। और हम लोग ऑलमोस्ट 29 के आसपास ही मतलब हम लोग 30 से भी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, 29 के आसपास आ चुके हैं। तो अभी क्या है ना, कि मेरा तो ये मानना है कि भाई 30 भी क्यों हो, कोई भी बच्चा होता है, एक परिवार का एक बच्चा अगर वो मर जाता है, तो उस परिवार के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई इसको 0 करने का है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। यहाँ पर हम लोग को क्या पूछ रहा है, जो गलत आंसर है वो बताना है, लेकिन ये हमारा आंसर सही है। टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, दूसरा क्या है, टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मातृ मृत्यु को 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों तक कम करना। इसका मतलब कि जिस टाइम पे कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है ना, जब वो डिलीवरी करती हैं, तो डिलीवरी के टाइम पे, या अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मानेंगे, तो अगला 42 दिन तक अगर उस औरत की मृत्यु हो जाती है, तो वो यहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर में आता है। नेक्स्ट 42 डेज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी सही है कि ये 100 के आसपास में लेकर के आना है। मतलब कि हर 1 लाख औरत जब प्रेग्नेंट होती हैं और वो डिलीवरी देती हैं, तो सरकार का क्या टारगेट है कि बहुत कम 100 से ज़्यादा कोई लेडीज की मृत्यु नहीं हो उस समय। भाई 100 भी क्यों हो, मेरा तो यही मानना है, इसको भी 0 करना चाहिए। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 103 के आसपास में आ चुके हैं। ठीक है, पिछले बार जब ये काउंटिंग हुआ था तो 113 के आसपास था, अभी हम लोग 103 के आसपास, मतलब हम लोग बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग को बहुत अच्छा काम करने का और आगे जरूरत है। अच्छा, ये सब जो आता है ना, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब का डेटा कौन रिलीज करता है?
ये आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो रिलीज करता है डिपार्टमेंट, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हर एक क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। पहला तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस डेटा को रिलीज करता है, और वो डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, ठीक है। तीसरा क्या, ये भी सही है, जो थर्ड हमारा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट। मतलब भारत सरकार की ये भी कोशिश है कि बर्थ हो, डेथ हो, कोई भी चीज़ हो, 100% रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, ये फर्स्ट पॉइंट में ये डाला हुआ है 2015 तक में। एक्चुअली ये 2015 नहीं, 2025 तक में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति से संबंधित सही कथनों पर चयन करें। हरित क्रांति, ध्यान दीजिएगा, और यहां सही कथन बोल रहा है। अभी क्या है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाना। दूसरा क्या है, न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट वेर डेवलप्ड बाय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग एंड वेर अडॉप्टेड बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन को नहीं जान रहे हैं तो आप इस पॉइंट को आप आंसर कर ही नहीं पाओगे। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। अगर आप भारत का जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर थे वो MS स्वामीनाथन थे, लेकिन आप वर्ल्ड लेवल में जब देखेंगे तो उनके जो फादर थे वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि बहुत बहुत बड़े पैमाने में बदलाव देखा गया था कृषि को लेकर। खास करके बहुत सारे नए वैरायटीज ऑफ सीड्स लाए गए थे, ट्रैक्टर्स यूज़ किए गए थे, बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए गए थे ताकि प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं हो, खास करके गेहूं के प्रति बहुत ध्यान दिया गया था, और भी बहुत सारे इसमें क्रॉप्स थे। तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे इसका प्रोडक्शन किया जाए। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1960s में। तो इसमें जो पॉइंट दिया गया, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स, हमारा आंसर सही है बिल्कुल। दूसरा है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीड्स हुआ था। ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वेयर डेवलप्ड बाय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग एंड वेयर अडॉप्टेड बाय नंबर ऑफ कंट्रीज, ये भी हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को भी अच्छे से पढ़िए, तभी आप लोग ये सब आंसर्स को अच्छे से कर पाएंगे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त के जनक कौन है। ये क्वेश्चन से पहले जो पहला क्वेश्चन बनता हुआ था कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। फादर तो बहुत दूर का बात है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। देखिए, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है ना कि कोई भी देश जब कोई किसी तरह का वो उसके पास जब कोई रेवेन्यू आ रहा है कहीं से, कोई टैक्स के फॉर्म में, कोई इंटरेस्ट के फॉर्म में, या किसी तरह का कोई रेवेन्यू आ रहा है, और जब कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है ना, वही एक्चुअली पब्लिक फाइनेंस होता है। ये हर कंट्री के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि पब्लिक फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से करे। नहीं तो पता चला कि उनका जो एक्चुअली क्या होता है ना कि देखिए, टैक्सेस जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं, वो कौन दे रहे हैं, वो आम लोग ही हैं जो दे रहे हैं। उनसे ही पैसा ले करके ये किनके तरफ खर्च किया जा रहा है। अभी भारत सरकार का बहुत सारा पॉलिसीज चलता होगा, गरीब आदमी लोगों को खिलाना है, कहीं पर बच्चों लोगों को खिलाना है, या कुछ गिफ्ट देना है, या कुछ भी करना है, मकान बना देना है किसी के लिए। तो ये सभी पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। मतलब एक तरफ से आदमियों से पैसा लिया जा रहा है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है, दूसरे लोगों को ही पैसा दिया जा रहा है। तो इसी मैनेजमेंट को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। तो अभी क्या है कि इनका ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, उसका नाम है मस्ग्रेव। ध्यान रखिएगा, ठीक है। फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये कौन है, ये है मस्ग्रेव। तो ये पब्लिक फाइनेंस हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन बजट 2021 का जो बजट आया था, अ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट। फिर अभी क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन आता है कि सीवीड क्या होता है। सीवीड पार्क जिस स्टेट में प्रपोज किया गया था बजट में, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। एक्चुअली सीवीड होता क्या है, देखिए सीवीड अभी के टाइम पे सीवीड का बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। इससे बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं। इनको फूड्स में यूज़ किया जाता है,
फूड्स के बाद इनका फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक आइटम्स बनते हैं, और अभी गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि इससे केमिकल्स भी बना करके इसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो सीवीड्स का बहुत सारा उपयोग होता है, और ये जो अभी 2021 में जो प्रपोज किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दिया हुआ है, फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ठीक है। अभी लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट लेस बोरोइंग्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेस बोरोइंग्स। और 4th में क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, लगभग 3 ऑप्शंस में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑप्शन सेम मिल रहे हैं। केवल ये जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल केवल रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है। तो आंख बंद करके आप ये मान सकते हो कि जहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का बात हो रहा है, ये 3rd नंबर, ये हमारा इसको डिनोट करता है, रेवेन्यू डेफिसिट इसको डिनोट करता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। 3 का हमारा आंसर होगा बी। अभी 3 का अगर आंसर हमारा बी होगा तो देखिए 1 2 3 मतलब ये, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं, कि आप क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस को देख करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब रह गया कि हमारा आंसर ए, बी या सी में से ही कोई होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। देखिए नेक्स्ट में फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बहुत ही कॉमन सा एक वर्ड है जो आपको लगभग हर जगह कहीं ना कहीं आपको सुनने को पढ़ने को मिलेगा। फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है कि फिजिकल डेफिसिट में एक्सेस ऑफ टोटल बोरोइंग्स ओवर टोटल रिसीप्ट लेस बोरोइंग्स हो जाएगा। देखिए सरकार जो सरकार को पैसा मिलता है, टोटल पैसा जहाँ से भी आता हो, टैक्सेस से आता है, इंटरेस्ट से आता है, लोन से आता है, और कहीं से भी वो आ रहा है, ठीक है, वो हो गया टोटल, जहाँ पे सरकार को रेवेन्यू आ रहा है। अब सरकार का एक्सपेंडिचर होता है बहुत जगह, कोई प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस में करना पड़ता है, सब्सिडीज़ में करना पड़ता है, फॉरेन कंट्रीज़ को भी कहीं पर कुछ ग्रांट दिया जाता है, तो ये सभी जगह एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का। तो कोशिश यही रहती है कि जो हमारा रेवेन्यू हो वो हमारा ज़्यादा हो और हमारा एक्सपेंडिचर कम हो, तो हम लोग डेफिसिट में नहीं आएंगे। लेकिन अक्सर ये होता है उल्टा कि हमारा जितना रेवेन्यू रहता है उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो हम लोग डेफिसिट में हो जाते हैं, घाटा में चले जाते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली यही होता है कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को उससे हटा दिया जाता है फिजिकल डेफिसिट से, ठीक है। अभी इसमें और जो प्राइमरी डेफिसिट है, इस दोनों में यही एक अंतर होता है। सॉरी, प्राइमरी डेफिसिट नहीं, बजट डेफिसिट में। बजट डेफिसिट क्या होता है कि बजट में जो टोटल एक्सपेंडिचर देखा गया, टोटल रेवेन्यू देखा गया, और कुछ नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर जब एक्सीड कर जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो उसको बजट डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये। तो 3 हमारा हो जाएगा ए, सॉरी 2 हो जाएगा हमारा ए। तो 2 है हमारा ए, अभी 2A है और ये दोनों फिर एलिमिनेट हो गया, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए। 1 का सी, फिजिकल डेफिसिट आ गया, हाँ भाई, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग्स। 2 का आ गया ए, फिजिकल बजट डेफिसिट का देखें, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। 3 का आ गया बी, रेवेन्यू डेफिसिट का हम लोग क्या देखें, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। और 4th जो हमारा है प्राइमरी डेफिसिट, उसका डी। यहाँ पर देखिएगा प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर HDI। HDI के बारे में नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं जिसको बहुत बारीकी से देखा जाता है कि उस कंट्री में अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस हद तक डेवलपमेंट हो चुका है या किस हद तक डेवलपमेंट होना है, तो उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है। हर कंट्री का अलग अलग रैंकिंग दिया जाता है। तो अब आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का करंटली में HDI रैंकिंग क्या है, ठीक है। इंडिया का HDI रैंकिंग प्रेजेंटली क्या है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इंडिकेटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट में है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है। अभी देखिए ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना, इसके अंदर में आपको वो जो हम लोगों ने देखा ना,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सब इसके अंदर में आ जाता है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया। कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है ना कि जी आपको 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स ले रहा है, मतलब 40 मार्क्स। अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हो और 40 मार्क्स आपका सिक्योर हो गया। 40 का 40 मार्क्स 100%। क्योंकि देखिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे ना 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा भी लिखोगे तो 30 भी क्रॉस करना डाउट है। तो आप समझ रहे हो कि आप बहुत अच्छा भी लिखोगे तब भी आप 10 मार्क्स का आपका मार्जिन रह जाएगा उसमें। लेकिन इसके ये सभी केसेस में क्या है कि बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और 40 का 40 मार्क्स को आप सिक्योर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों के रूप में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नॉट इनकॉर्पोरेटेड। तो अभी उसके पहले ये क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेनली क्या होता है ना कि बहुत सारे आपको डेवलपमेंट्स अभी देखने को मिलेंगे जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे एनवायरनमेंट को क्षति पहुँचाई जाती है, नुकसान पहुँचाया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी होता है, MDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG होता है। इसका ये मानना है कि जो भी डेवलपमेंट्स अभी हो, फ्यूचर को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए फ्यूचर हम मतलब हमें सिक्योर करके जाना है। अभी जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट दिए हैं, तभी हम लोग सही से सांस ले पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो हमारा भी ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग भी हमारे आने वाले जनरेशन को एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश, एक अच्छा वातावरण सौंप करके जाएं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पैरामीटर्स होता है ये एक्चुअली इसी पे मेनली फोकस करता है। तो ये क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें से नहीं है नॉट इनकॉर्पोरेटेड। देखिए जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी बिल्कुल है इसका, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी भी है, कैरिंग कैपेसिटी भी है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों का तीनों पैरामीटर है। ये पूछ रहा है कि नॉट इनकॉर्पोरेटेड, तो नॉट इनकॉर्पोरेटेड नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर आधारित है। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। अभी देखिए, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पॉवर्टी लाइन होता है, जो हम लोग देखते हैं ना BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, भाई अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया या वो सर्टेन नंबर अगर अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो BPL कैटेगरी में आ जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। और जो वो कैटेगरी को पार कर लेते हैं मतलब वो अब पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑफ इनकम लेवल। क्या ये केवल इनकम लेवल पर आधारित होता है, आय के स्तर पर नहीं, ये इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर लेवल पर भी आधारित होता है। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है पॉवर्टी। देखिए यहाँ पर ना एक वर्ड ये ऑनली अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन हम लोग मान कर चल रहे हैं कि ये केवल इनकम लेवल का ही बात कर रहा है। अगर ऐसा लिखता ऑनली तो हो सकता है भाई केवल इनकम लेवल का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑनली नहीं लिखा है, लेकिन केवल ये इनकम लेवल का ही बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर लेवल कंजम्पशन लेवल भी होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। ये सही है। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो होता है वो नीति आयोग टास्क फोर्स के द्वारा ही किया जाता है। अभी देखिए पॉवर्टी एस्टिमेशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा ना, अभी ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो डेटा, जो फिगर्स बनता है, ये नेशनल से मैंने थोड़ा आपको हिंट भी दे दिया कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है इस डेटा को और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये इसके बारे में। ठीक है, अब हम ये तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। बेरोजगारी जाल क्या है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं वो इसमें नहीं चाहते हुए भी बेरोजगारों को ढकेल देते हैं। एक्चुअली वो लोग भी इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन बेचारे फंसे हुए हैं
क्योंकि देखिए कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री हो ना, वो एक लेवल तक ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा, उससे ज़्यादा आप कुछ भी कोशिश करो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हर लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। इसी के लिए सरकार क्या कोशिश करती है कि जैसे स्वरोजगार योजना इस टाइप से कुछ लेके आती है, ताकि जिनको वो जॉब नहीं मिल पा रहा ना, वो खुद से कुछ अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम शुरू कर दे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप? अ सिचुएशन वेयर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्करेज द अनएम्प्लॉयमेंट टू गो टू वर्क। ध्यान दीजिएगा यार, डिस्करेज का जिक्र किया गया है। एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अ सिचुएशन वेयर पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड थर्स सेव एनी लीगल प्रोटेक्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? इट रिफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स और इट इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स। इट इज द लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखिए ये जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये सभी का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब झूठ मूठ का। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप इस सपोज कीजिए इस पॉइंट को अगर आप नहीं भी पढ़े हो, अगर आप इस चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको एक जो वैलिड ऑप्शन दिख रहा है आपको लगभग ए ही दिखेगा। मतलब ये क्या होता है ना कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत राज्य में आपको ना बेरोजगार लोग दिखेंगे। सरकार क्या करती है? बेरोजगारी भत्ता देती है या किसी तरह का कोई लाभ पहुंचाती है, कोई बेनिफिट देती है उन लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो उससे क्या होता है ना कि उससे लोगों के मन में ये जाता है कि यार हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत क्या है, सरकार तो हमें बेरोजगारी भत्ता दे ही रही है, तो उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कमाएंगे, जो बहुत थोड़ा बहुत कमाएंगे उससे हमारा ज़िंदगी चल जाएगा। ये जाल होता है, ट्रैप होता है, इसमें लोग फंस जाते हैं। तो एक्चुअली ये इसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। एक ऐसी स्थिति जब बेरोजगारी लाभ बेरोजगारों को काम पर जाने के लिए हतोत्साहित करता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 1960 वाज एसोसिएटेड विथ। हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था जो 1960 में आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? यूज ऑफ HYV सीड्स, शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, HYV है, HIV नहीं है, ठीक है। यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। दूसरा क्या है? ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। तीसरा फिशरीज डेवलपमेंट। चौथा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। हाँ, किया गया था, टेक्निक्स आया था, टूल्स आया था, ताकि प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके, क्रॉप का प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सके, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड इन। नेशनल NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब एस्टैब्लिश किया गया था? देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रिसाइडेड बाय, कौन प्रिसाइड करते हैं इस पर? प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करते हैं। जिस भी काउंसिल में या जिस भी ऐसा कोई कमेटी बन रहा है जहां पर उसको प्रिसाइड कर रहे हैं या तो प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर, तो मान के चलिएगा कि उन सभी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटा मोटा काउंसिल या कमेटी को प्रेसिडेंट लोग प्रिसाइड नहीं करेंगे। उसका प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। जो बहुत ही पावरफुल ऐसा कुछ बॉडी रहेगा तभी जा करके ये लोग उसको प्रिसाइड करते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी एक बहुत पावरफुल काउंसिल है। एक्चुअली 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये मेनली उस टाइम पे किया गया था ना कि जब प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन में बहुत सारा डिसीजंस लिए जाते थे कि ये करना हम लोग को अगला 5 साल में, पंचवर्षीय योजना में, तो उसको कौन देख रेख करेगा, किसकी निगरानी में होना चाहिए, तो इसका काम दिया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। ये प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगला एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देगा, लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया, रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, तो अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं ना, तो आप आराम से उसको कवर कर पाएंगे। देखिए, मैं फिर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने पहले भी बताया इस एग्जाम्पल को। सपोज कीजिए ना कि आप किसी रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि आप धनबाद में हो, आप धनबाद स्टेशन से, आप धनबाद रेलवे स्टेशन से आपको बिग बाजार जाना है, ठीक है। तो आप जैसे ही धनबाद रेलवे स्टेशन से निकलोगे ना, आप रोड में जा रहे हो, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा दूर में आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके आगे कोर्ट आता है। आपको कोर्ट में कोई काम नहीं है, आपको वहाँ पर रुकना भी नहीं है, लेकिन सडनली आपका दिमाग में जाता है कि अच्छा बाएं और दाएं तरफ दोनों ही तरफ कोर्ट है। फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो आप वहाँ पर आपको सडनली ध्यान जाएगा, अच्छा इधर से ये रास्ता अगर हम लोग थोड़ा सा राइट चले जाएंगे तो ये पार्क मार्केट की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट चले जाएंगे तो गोल्फ ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। आपको जाना नहीं है, लेकिन आपका ध्यान में है। मतलब देखिए, आप क्या है कि आप अपने टारगेट की तरफ ही जा रहे हैं, आपको बिग बाजार पहुंचना, पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आप जाते जाते में पेरीफेरीज में जो भी आपको एरिया पड़ रहा है, आपके दिमाग में सब कुछ कवर होता जा रहा है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप जब कभी इस सब चीज़ के बारे में पढ़े ना, ग्रीन रेवोल्यूशन
या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इस सभी के बारे में और कुछ कुछ जानकारी ले लीजिए कि कौन प्रिसाइड करते हैं इसको, कब हुआ था। ये तो खैर क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, नेक्स्ट ईयर चांसेस है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा कब प्रिसाइड हुआ था, कब फॉर्म हुआ था, लेकिन कौन प्रिसाइड किया था ये क्वेश्चन आ सकता है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा संयोग सही है। ध्यान दीजिएगा, जो सही है उस पर हम लोग को बताना है। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, वो क्या इंडस्ट्रियल लोन देता है? देखिए इसका नाम सही होता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल लोन इस पर नहीं जाएगा। आरबीआई, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, देखिए आरबीआई नॉर्मली बैंकों को लोन देता है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। आईडीबीआई, शॉर्ट टर्म लोन, क्यों भाई आईडीबीआई लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे सकता है क्या? तो ये नहीं होना चाहिए। एक जो वैलिड ऑप्शन मुझे दिख रहा है आरआरबी, एग्रीकल्चर फाइनेंस, रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक का मेन काम ही होता है कि जो रूरल जो एरियाज हमारे होते हैं ना वहाँ पर जो, क्योंकि देखिए रूरल एरियाज में मेनली आपको एग्रीकल्चर ही देखने को मिलेगा, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है इनका मेन मकसद होता है आरआरबीज का एग्रीकल्चर फाइनेंस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वर्तमान में विश्व के कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? चलिए 164 है, हम लोग मान लेते हैं, ये है भी है। अभी ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको ध्यान में रख सकते हैं ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड? ठीक है, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था ना वो 1995 में हुआ था। ठीक है, 1995 से ठीक एक साल पहले 1994 में एक कमिटी फॉर्म हुआ था, उसी के आधार पर ये 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। वो 1994 में वो क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था उसको वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैंने आपको बता दिया कि 1995 में फॉर्म हुआ था। प्लस क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसी का रेप्लिका कॉपी है, मतलब रिप्लेसमेंट किया गया था किसी चीज़ को। वो किस चीज़ को रिप्लेस किया गया था और उसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी आप मुझे बताइए। ठीक है, वो जी से स्टार्ट होता है, इसका ये मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, इसका आंसर हो गया 164। अभी जो करंटली 164 कंट्रीज है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी आते हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स का यहाँ वो करीब 37 के आसपास कुछ है जो ऑब्जर्वर स्टेट्स के आसपास में आते हैं, तो उसका जिक्र यहाँ क्वेश्चन में नहीं किया, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, विच स्टैट्यूटरी बॉडी इज हैविंग पावर रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के संबंध में किस वैधानिक निकाय के पास शक्ति होती है? सबसे पहला तो हम लोग इसका फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए LIC तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये क्या है ना, ये स्टॉक मार्केट में नहीं देखता, ये इंश्योरेंस देखता है जो IRDA के अंदर में आता है, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं हो सकता है। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट जो GDP से रिलेटेड होता है ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी ही है जो पूरा का पूरा रेगुलेशन बनाया रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर में। नाम से आपको पता चल रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज मेट बाय। मैंने अभी आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार एक अनुमान लगाती है कि ये हमारा रेवेन्यू आ रहा है इस साल का और ये हमारा खर्च हो रहा है इस साल का। तो जब भी हमारा खर्च ज़्यादा हो जाता है, हमारा रेवेन्यू जो हमें पैसा मिल रहा है उससे, तो हम लोग डेफिसिट में आ जाते हैं, घाटा में आ जाते हैं। ये होता है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को भाई वो पैसा कहीं से ना कहीं से उसको मैनेज करना होगा ना, वो फिर क्या करेगी, इम्पोजिशन ऑफ मोर टैक्सेस, बोरोइंग्स, सेलिंग शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तीनों का तीनों ही ऑप्शन सही होगा। अभी देखिए सरकार को अगर पैसा का जरूरत है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए अपना एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, तो वो टैक्सेस बढ़ाएगी, लोगों से पैसा ज़्यादा वसूल करेगी टैक्सेस के फॉर्म में। दूसरा क्या, बोरोइंग्स, वो दूसरे देशों से या दूसरे संगठन से पैसा उधार लेगी। और तीसरा क्या, सेलिंग शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार का जो शेयर्स होता है उसको बेचेगी,
बेच करके पैसा ला करके उस घाटे को पूरा करेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन झारखंड स्टेट वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2019-2020। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक के बारे में तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन मैंने बताया ना सेकेंडरी सेक्टर, जाहिर सी बात है कोई प्राइमरी सेक्टर भी होगा और कोई टर्शरी सेक्टर भी होगा, ये सेकेंडरी सेक्टर है। तो ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है जो झारखंड स्टेट का वैल्यू एडेड है कांस्टेंट प्राइस उस पर 2019-2020 में के लिए। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सेकेंडरी सेक्टर है वो लगभग 33% के आसपास में है, 32.88, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो लगभग 23% के आसपास में है, और जो टर्सरी सेक्टर है वो लगभग 43% के आसपास में। तो हो सकता है कि अगर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपको अगले साल मिले तो हो सकता है कि प्राइमरीज के बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है कि टर्शरी के बारे में पूछ दे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं शुरू से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कोशिश यही कीजिए कि क्वेश्चन के अंदर में जो क्वेश्चन है ना, आप खुद से जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आप आंसर्स को सही से नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए खुद से क्वेश्चन करना सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गैप इन द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड एंड इंडिया इन परसेंटेज एज पर द 2011 सेंसस। अभी झारखंड का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है और इंडिया का लिटरेसी रेट है वो क्या, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तब जाकर के ये हमें बताना है कि टोटल गैप कितना आता है लगभग। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग अगर आप गैप देखोगे तो 10% के आसपास आएगा। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि झारखंड का लिटरेसी रेट क्या है और इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है एज पर सेंसस 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द झारखंड स्टेट कंटिजेंट फूड ग्रेन्स फंड। मैं थोड़ा सा मतलब श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आंसर गलत तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू थ्रॉट एनी इवेंचुअलिटी ऑफ स्टारवेशन डेथ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कंटिजेंट का मतलब ही होता है आकस्मिक, मतलब तुरंत में अगर कुछ हो जाए, कुछ आपदा आ जाए तो इस चीज को वहां पे यूज किया जा सकता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ना, इसका गठन भूखमरी मृत्यु की किसी भी स्थिति को विफल करने के लिए किया गया है, होना चाहिए। ठीक है, दिस फंड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड राइट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल डाउन टू द पंचायत इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, होना चाहिए। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक This fund has helped the needy people in tackling the problem of scarcity of food grains at the ground level हुआ था। जो फोर्थ और लास्ट ऑप्शन अपने पास बच गया, 5 kg of rice is given to the eligible beneficiaries from this fund। एक्चुअली ये 10 kgs था जहाँ तक मुझे ध्यान में आता है, तो हमारा आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो आप एक बार फिर से कहीं सर्च कर सकते हो, झारखंड का कोई अच्छा बुक में आपको ये मिल जाएगा जहाँ पर झारखंड का पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, व्हाट परसेंटेज ऑफ झारखंड जियोग्राफिकल एरिया कम्स अंडर द फॉरेस्ट कवर। झारखंड का लगभग कितना प्रतिशत है जो फॉरेस्ट कवर है एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, तो अभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, देखिए ये तो परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज है जो फॉरेस्ट कवर है झारखंड स्टेट के अंदर में। ये भी हो सकता है कि भाई वो टोटल एरिया कितना है जो फॉरेस्ट कवर के अंदर में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे कमेंट सेक्शन में कि टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है झारखंड के अंदर में। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, और ये जो है ना कि ये व्हाट परसेंटेज ऑफ झारखंड जियोग्राफिकल एरिया कम्स अंडर फॉरेस्ट, दिस इज समवेयर अराउंड टू 29.62%, 29.62% के आसपास में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा है। हम लोग अब हमारे आने वाले वीडियो में ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, और इसका आंसर्स अगर पूरा आंसर्स हम लोग नहीं भी देखेंगे तो मेन जो पॉइंट रहेगा ना आंसर्स का वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है उसको भी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर में 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं इजिली।
तो आप सोचिए कि अगर आप 20 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप 20 क्वेश्चन इंटू 10 भी लेते हो तो आप 200 से 300 क्वेश्चन को कवर कर चुके हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी चीज़, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना उसका एक नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल जाए, ठीक है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में भी इसको कवर करेंगे। तो काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए कि यार बहुत मुश्किल से ये सभी पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।